क्या आपके टेबल पे भी पड़ी प्लास्टिक शीट बेकार हो गई है और आप इसको फेंकने का सोच रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी से हम बनाने वाले हैं ज़ीरो कॉस्ट के साथ एक ज़बरदस्त सी अलमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आपके बीच सनस्क्रीन या फेस वॉश की ट्यूब खाली हो गई है और आप इसको फेंकने का सोच रहे हैं, तो इसको मत फेंकें। ये ज़ीरो कॉस्ट के साथ एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। और कैसे बनेगा, तो इसको पहले हम ऊपर वाले हिस्से को कटर से मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो ढक्कन है वो फिक्स था, तो इसलिए मैंने इसके ढक्कन इसके साथ ही उतार दिया है, क्योंकि मुझे ऊपर से इसका जो होल थोड़ा बड़ा चाहिए और साथ फिनिश में चाहिए। तो इसको सीज़र से काट कर इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो आए हम इसको किस यूज़ में लाते हैं। इससे पहले ये जो इसकी प्रिंटिंग नज़र आ रही है, हम चाहते हैं कि ये ट्यूब बिल्कुल वाइट हो। तो अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर या कोई स्ट्रॉन्ग थिनर है, तो आप इसे पेंट जो है वो इसका उतार लें, इसकी प्रिंटिंग उतर जाएगी। अगर प्रिंटिंग इससे भी ना उतरे, तो इसको नीम गर्म पानी में मैंने ट्यूब को रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद कोई से भी अच्छा लिक्विड लेकर स्कॉच ब्राइट की मदद से इसको थोड़ा सा रब किया है। तो देखें ये प्रिंटिंग उतर रही है, और इस तरीके से बड़ी आसानी से आप किसी भी ट्यूब या कॉस्मेटिक की किसी भी प्रोडक्ट से जो ऊपर प्रिंटिंग होती है वो हटा सकते हैं। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रख कर थोड़ा दबाव के साथ जब इसको उतारा है, तो देखें इसकी प्रिंटिंग हट गई है। लेकिन जो इसके ऊपर वाला जो मार्क है और नीचे वाला मार्क है वो मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि मुझे वैसे ही इसका कलर चाहिए था। तो इसी तरीके से मैंने इसका कलर रहने दिया है, और सेंटर वाली जो प्रिंटिंग है वो मैंने इसके अच्छी तरीके से साफ़ कर ली है। ट्यूब जैसे हम चाह रहे थे वैसे क्लीन हो चुकी है, प्रिंटिंग इसके ऊपर से हट चुकी है। ग्लासेस हमारे कभी बिखरते पड़े होते हैं, कभी इधर हम इसको फेंक देते हैं तो कभी उधर, तो इससे हमारे शीशे वगैरह टूटने का डर होता है। इसके अलावा ऊपर खराशी आने का डर होता है। बॉक्स इसका गुम चुका था, तो ये ज़ीरो कॉस्ट के साथ हमने इसका केस खुद ही तैयार कर लिया। अब इसको जहाँ मर्ज़ी फेंकें, ये टूटेंगे नहीं और सेफ़ भी रहेंगे। तो है ना फ़ायदे का फ़ायदा। ग्रीन चिली को जब भी हम कट करते हैं तो हमें मज़ा कम और हमारे हाथ ज़्यादा जलते हैं। तो क्या होता है कि इस तरीके से मोस्टली ख़वातीन जो है चिली को जब काटती हैं, तो इसका रस हमारी फिंगर्स पर लगने की वजह से हमारी फिंगर जलना शुरू हो जाती हैं और हमें मिर्चें लगती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ हम महसूस करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप किचन सीज़र की मदद से चिली को काटें। इस तरीके से देखें चिली कितनी बारीक कटती है और सीज़र से आसानी से हमें ये काम भी दे जाती है। अगर आप सीज़र ना इस्तेमाल करना चाहें या सीज़र आपके किचन में ना हो, तो इस तरीके से आप एक पॉप स्टिक ले लें, उसको नीचे रखें और ऊपर चिली को इस तरह दबाकर ऊपर रखें, तो हाथ अंगूठे की मदद से बिल्कुल ये एक कटिंग बोर्ड का काम देगा। और आप हल्के हाथ के साथ इसकी कटिंग करते जाएं, और इस तरह आपकी जो तमाम हरी मिर्चें हैं वो बारीक कटिंग के साथ कट जाएंगी। इससे पहले ऑर्गेनाइज़र में मैंने ये 2 बॉटल के नीचे वाले हिस्से यूज़ किए थे, ऊपर वाले हिस्से मेरे पास पड़े हुए थे। आज मैं एक बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप दोनों भी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सिर्फ़ एक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल उतना ही काटा है जितना मेरे नीचे वाला हिस्सा था, सेम उतना ही हिस्सा मैंने ऊपर वाला काटा है, और इस तरीके से ढक्कन लगाकर एक छोटी सी मिनिएचर डिब्बी की शेप दे दी है। इसमें चाहे तो आप अपनी सिम रख सकती हैं, अपनी मेडिसिन वगैरह रख सकती हैं, या इससे भी छोटी छोटी टॉप्स या ज्वेलरी की कुछ चीज़ें वगैरह इसके अंदर रख कर अपने बैग में सेव कर सकती हैं। इस तरह ये होगा कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी गुमेगी नहीं, सेफ़ रहेगी, और इसको आप जब चाहे अपने पर्स में, हैंड बैग में या अपनी ट्रैवलिंग बैग में आसानी से रख सकते हैं। इस तरह ये होगा कि जितनी चाहे आप डिब्बियों को अलग अलग बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर चीज़ अलग से सेफ़ भी रहेगी और आपको काम भी अच्छा देगी। टेबल की शीट ये काफ़ी क्रैक हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी और बेकार हो चुकी थी। तो मैं इसको पहले फेंकने का सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके साथ एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। ये काफ़ी बड़ा टेबल था जिसकी ये काफ़ी बड़ी शीट थी, और मेरे पास ये शीट किस काम में मैं लेके आई थी। इसका जो सेंटर वाला हिस्सा था वो काफ़ी
साफ़ था, लेकिन जो दोनों साइडें थी यूज़ होने की वजह से काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि सेंटर में मैंने मैट बिछाया हुआ था, जिसकी वजह से इसके सेंटर वाला हिस्सा काफ़ी क्लीन हो चुका था। जो साइड का जोड़ था वो मैंने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद जो गंदा हिस्सा है वो अगर मैं फ्रंट पर लेकर आऊँगी तो वो काफ़ी बुरा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको दोनों साइड से जोड़ कर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद जितनी मैंने इसकी लंबाई रखनी है ऑर्गेनाइज़र की, तो मैंने इसकी 55 लंबाई रखी है। आप अपनी जगह के हिसाब से इसकी लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैंने जो 2 पट्टियाँ साइड की उतारी थी, तो एक पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है। इस तरीके से मैंने इसकी 2 पट्टियाँ उतार ली हैं, जो कि मैं दोनों लंबाइयों पर इस तरीके से लगाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैंने जो सिलाई लगाई थी, सिलाई को मैं सेंटर में रखते हुए दोनों साइडों से सीज़र से काट लूँगी, क्योंकि सिलाई वाला हिस्सा मेरी बैक बन जाएगी और जो ऊपर वाला जो क्लीन वाला हिस्सा था वो मेरी फ्रंट बन जाएगी। इस तरीके से पहले एक साइड को मैंने काट लिया है, उसके बाद मैंने दूसरी साइड को काट लिया है। क्योंकि प्लास्टिक थोड़ा मोटा है, गफ है, तो ज़रा थोड़ा हमें फोर्स लगानी पड़ रही है। अब देखें, सिलाई जो सेंटर में आई थी वो मैंने बैक वाला हिस्सा बनाया है, और जो बिल्कुल क्लीन वाला हिस्सा था वो मैं फ्रंट वाला हिस्सा बनाऊंगी। अब हम बैक वाले हिस्से को तिरछा किस तरीके से काटेंगे, बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों को मैं तिरछा काट रही हूँ। तिरछा काटने से 2 इंच डाउन रखते हुए एक साइड पे काटूंगी, फिर इसी हिस्से को दूसरी साइड पर रखकर दोबारा से एक जैसा मैं काटूंगी, तो इस तरीके से दोनों साइडों पर एक लेवल आ जाएगा। जो हमने पट्टियाँ लगानी है, तो पट्टियाँ हम पहले बैक वाले हिस्से पर लगाएंगे, फ्रंट वाला हिस्सा मैं एक साइड पर रख दूंगी। बैक वाले हिस्से पे पट्टी हम इस तरीके से लगाएंगे कि लंबाई वाली शेप पे पहले मैंने एक पट्टी को जोड़ना है, और फिर दूसरी लंबाई में मैंने दूसरी पट्टी को इस तरीके से स्टिच करना है। तो दोनों पट्टियाँ मेरी देखें लंबाई वाले हिस्सों में लग चुकी हैं। अब बैक वाला जो ऊपर का तिरछा हिस्सा हमने कटिंग किया था, उसका हमने कॉर्नर बनाने के लिए पहले छोटे हिस्से को, पट्टी को छोटे हिस्से के साथ जोड़ा है, और उसके बाद नीचे से नीडल को मशीन की उठाते हुए लंबाई वाले हिस्से को लंबी पट्टी के साथ इस तरीके से जोड़ दिया है कि जो तिरछे वाला हिस्सा है वो पूरी पट्टी के साथ कवर हो गया है। अब जो हमने 2 स्ट्रिप मज़ीद और ली हैं, क्योंकि हमें नीचे वाला हुक भी लगाना है हैंग करने के लिए, तो हैंग करने के लिए हुक का मैंने निशान 3 इंचेस पर मार्क कर लिया है, और इस तरीके से स्ट्रिप को अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर 3 से 4 सिलाइयाँ स्ट्रिप के ऊपर लगाई हैं। लेकिन सेंटर से मैंने 2 से 2.5 इंच का जो स्पेस है वो छोड़ दी है, उसको मैंने स्टिच नहीं किया, क्योंकि जब भी हम इसको हैंग करेंगे तो कोई चीज़ डालने के लिए हमें वो चीज़ ओपन ही चाहिए। अब दूसरी साइड पे जो स्ट्रिप की तनी सी आ रही थी, उसको भी मैंने 2-3 सिलाइयों से कवर कर लिया है। अब बिल्कुल हम एंड पर आ चुके हैं, और इस तरीके से जितनी इसकी पट्टी हमें चाहिए थी उतनी रखते हुए हमने बाकी को कट कर लिया है। कट करते हुए जो कॉर्नर के कॉर्नर हम बनाएंगे, और इस तरीके से हमारी जो ऊपर वाली जो कॉर्नर्स है वो देखें कितना अच्छा और नीट जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा, और तिरछी साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई, और इस तरीके से दूसरा कॉर्नर भी हमारा देखें कितना अच्छा तैयार हो गया। इसको मैंने फिंगर की मदद से कॉर्नर्स बाहर निकाल लिए और इसको सीधा कर लिया है। अब नीचे वाले हिस्से को हम तैयार करने के लिए उसी तरीके से ही पट्टी को नीचे वाले हिस्से के जो साइडें हैं उनके साथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधा तैयार करेंगे। अब सेंटर में जहाँ सिलाई आ रही है वहाँ पर हम दोबारा स्ट्रिप को लगाएंगे, और इसको दोबारा लगाते हुए बिल्कुल सीधा हम स्टिच कर लेंगे। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमने तैयार करना है, तो फ्रंट वाला हिस्सा हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। जो बंद वाला हिस्सा था वो हमने कट कर लिया है, और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह फ्रंट वाले हिस्से में हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं, और तिरछे वाला जो पार्ट था वो हमने ऊपर एक साइड पर इसको इसलिए सीजर से थोड़ा काटा है, क्योंकि मैंने ये सिलाई के ऊपर रखना था और दूसरे हिस्से को कॉर्नर के ऊपर रखना था। तो अब एक हिस्से से हम सिलाई को शुरू करेंगे और दूसरे हिस्से पर इस तरीके से ख़त्म करेंगे। फिर दोबारा से इसको मोड़कर लंबे वाली पट्टी जो थी उसके साथ हम अटैच करते हुए
सीधा एंड तक बिल्कुल स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से देखें हमारा एक पार्ट लग चुका है। इसी तरीके से दूसरे वाला हिस्सा जो हमने कटिंग किया था वो हमने इसके साथ फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ पर अटैच करके कॉर्नर पर जो एंड वाला हिस्सा अटैच करना है और बिल्कुल सीधा पट्टी के साथ लंबे वाला हिस्सा अटैच करते हुए एंड तक हमने स्टिच कर लेना है। जो हमने बाद में हुक लगाया था वो थोड़ा मुझे लूज़ लग रहा था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से 2 से 3 सिलाइयों में ज़्यादा मज़बूत कर लेंगे, क्योंकि जब इसके ऊपर वज़न वगैरह पड़ेगा तो ये हमारी स्ट्रिप मज़बूत हो जाए, इसलिए मैंने 2-3 सिलाइयाँ लगाकर इसको मज़बूत कर लिया है। अब एक साइड पर मैंने इसके कॉर्नर्स को बाहर निकाल लिया है, तो दूसरी साइड से भी इसके कॉर्नर्स को हम बाहर निकाल लेंगे। ये नीचे वाला पार्ट है। अब इसको ओवरलैप हमने लगाना है, तो ओवरलैप हिस्सा लगाने के लिए मैंने 5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है और इस पट्टी को जितनी हमारी लंबाई थी 55 इंच इतना हमने लंबा ले लिया है। ऊपर से ओवरलैप हिस्सा हमने इसके साथ सेंटर वाले हिस्से के साथ एक हिस्से के साथ अटैच किया है और अटैच करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दी है। दोबारा से खूबसूरत सी मगज़ी निकालने के लिए इस हिस्से को दोबारा से अंदर की तरफ टर्न करके मैंने मगज़ी की तरह सिलाई लगा दी है। तो अब देखें हमारी जो ज़बरदस्त सी अलमारी तैयार है। इसको आप हैंग कर लें, इसमें जितने चाहे आप कोट वगैरह हैंग कर सकती हैं। अलमारियों में कोट का इतना वेट होता है कि अलमारी हमारी भरी हुई भी मालूम होती है और कोट के वेट की वजह से अलमारी जो है काफ़ी भरी हुई लगती है। तो इस तरीके से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। इसको आप अपने कर्टन के पीछे हैंग कर लें या अपने ड्रेसिंग में एक साइड पर हैंग कर लें। कोट अक्सर कम यूज़ होते हैं, इसलिए जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो इसमें कोट निकाल कर आप इस्तेमाल कर लें। चाहे तो आप इसको ट्रैवल में इसी तरीके से ले जाएं, आपकी स्टिचिंग भी ख़राब नहीं होगी, इस्त्री ख़राब नहीं होगी और आपके कोट भी सीधे रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।